दोस्तों, आप कुछ भी नहीं जानते इस बात का ज्ञान होना ही दुनिया का एकमात्र सच्चा ज्ञान है। दुनिया के महान दार्शनिक में शुमार किए जाने वाले सोक्रेटिस का नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा। वो ऐसे दार्शनिक थे जो अपने विचारों से दुनिया में क्रांति ले आए थे और अपने शिक्षण के जरिए उन्होंने लोगों के सोचने का नजरिया ही बदल दिया था। अब सोक्रेटिस को लेकर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि वो कौन थे, उन्हें इतना महान क्यों माना जाता है, आज उन्हें वेस्टर्न दार्शनिक का फाउंडर क्यों कहा जाता है और ऐसी क्या वजह थी जो माफी मांगने की बजाय उन्होंने जहर पीकर अपनी जान दे दी। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। सोक्रेटिस प्राचीन ग्रीस यानी यूनान के एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्हें आज भी इतिहास में महान दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। वे यूनान के मशहूर शहर एथेंस के अंदर सन 470 बीसी से 399 बीसी के बीच रहे थे। हालांकि इस बात को दावे के साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अलग अलग स्रोतों में उनकी जन्म और मृत्यु की तिथि अलग अलग लिखी हुई है। सोक्रेटिस अपने विचारों को किसी किताब या नोटबुक में नहीं लिखते थे, बल्कि वो सड़कों पर खड़े होकर ऐसे ही लोगों को शिक्षाएं देते थे। इसलिए आज हमें उनकी शिक्षाओं के बारे में जितनी जानकारी देखने को मिलती है वो सभी सोक्रेटिस ने नहीं बल्कि उनके शिष्यों प्लेटो, जेनोफोन्स और एरिस्टोटल्स आदि के द्वारा लिखी गई हैं। उस समय एथेंस में सोक्रेटिस के बहुत से शिष्य और चाहने वाले हुआ करते थे। खास तौर से वो उस समय जवान लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे, लेकिन उन सभी में सबसे बड़ा शिष्य प्लेटो को माना जाता है। साथ ही सोक्रेटिस के बारे में आज हमें जितनी जानकारी मिलती है उनमें सबसे ज्यादा प्लेटो के द्वारा ही लिखी गई है। और इन सभी लोगों की राइटिंग से हमें ये पता चलता है कि सोक्रेटिस एथेंस के अंदर एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक स्टोन मिशन या कहें एक संगत राज थे। उनकी फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात करें तो उनका कद छोटा था और आंखें बाहर को निकली हुई थी। कहते हैं कि अपने पिता की तरह सोक्रेटिस भी कुछ समय तक शिल्पकारी का काम किया करते थे। इसके अलावा वे एक सिपाही भी रहे थे, जहां उन्होंने एथेंस की तरफ से एक युद्ध में भी भाग लिया था और इस युद्ध के बाद ही वो एक दार्शनिक बने थे। अब सोक्रेटिस ने दर्शन में कदम क्यों रखा और उन्हें दुनिया के अन्य दार्शनिकों से इतना ज्यादा खास क्यों माना गया, इस बात को समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि सोक्रेटिस से पहले दुनिया में कौन कौन दार्शनिक हुए और उन्होंने लोगों को क्या शिक्षाएं दी। जो दार्शनिक सोक्रेटिस से पहले हुए उन्हें प्री सोक्रेटिस दार्शनिक कहा जाता है और इन दार्शनिकों में मेलांचथन, एनाक्सिमाइटेक और डेमोक्रेट्स जैसे दार्शनिक शामिल थे। इन सभी दार्शनिकों के बीच एक चीज सामान्य थी, वो थी कि दर्शन शास्त्र में इन सभी के पूछताछ का विषय पृथ्वी और ब्रह्मांड जैसी चीजें हुआ करती थी। यानी ये दार्शनिक भौतिक शब्द को समझना चाहते थे और इन सभी का पूरा अध्ययन सिर्फ इसी विषय पर होता था कि यूनिवर्स किस तरह से काम करता है, यूनिवर्स किस चीज से बना है और प्रकृति में बदलाव कैसे होते हैं। ये सभी दार्शनिक इस तरह के सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते थे। कोई कहता था कि यूनिवर्स में हर एक चीज पानी से बनी है, तो वहीं कुछ का कहना था कि प्रकृति में जो भी खास बदलाव हमें देखने को मिलते हैं उनके पीछे कोई भी खास प्रिंसिपल नहीं है, यानी कि जो दिख रहा है, जो हो रहा है, सिर्फ वही हकीकत है। दोस्तों, सोक्रेटिस के दर्शन शास्त्र में आने से पहले ग्रीस के अंदर सोफिस्ट भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। ये सोफिस्ट एक तरह के टीचर होते थे जो लोगों को पैसे के बदले शिक्षा देते थे। ये ग्रीस के लोगों को बिजनेस और राजनीति में सफलता हासिल करने के गुण सिखाते थे। इन सोफिस्ट की दर्शन शास्त्र ये थी कि यूनिवर्स में कुछ भी फिक्स नहीं है और जो कि यूनिवर्स में लगातार सब कुछ बदल रहा है, इसलिए न्याय, सच और बुद्धिमत्ता जैसी चीजों का मतलब भी फिक्स नहीं हो सकता। दोस्तों, सोक्रेटिस इन सोफिस्ट की इन दर्शन शास्त्र से सहमत नहीं थे।
और उनके दर्शन शास्त्र में कदम रखने के पीछे ही सब आम वजह यही थी। उन्होंने लोगों को ये बताया कि सोफिस्ट का ऐसा कहना था कि न्याय, सच और बुद्धिमत्ता जैसी चीजों का मतलब फिक्स नहीं हो सकता, ये पूरी तरह गलत है। असल में सोक्रेटिस ने ऐसा कभी नहीं कहा कि उन्हें सब चीजों के बारे में पता है या वो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, बल्कि वो ये कहते थे कि किसी इंसान का ये समझ लेना कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है, यही सबसे बड़ा और सबसे सच्चा ज्ञान होता है। दर्शन शास्त्र में कदम रखने के बाद सोक्रेटिस ने उन चीजों के बारे में सवाल उठाए जिनके बारे में दुनिया के किसी दार्शनिक ने सोचा नहीं था। उन्होंने सवाल उठाया कि न्याय क्या होता है और इंसान के लिए अच्छी जिंदगी जीने का अच्छा तरीका क्या हो सकता है। यानी पहले दर्शन शास्त्र का जो मुख्य फोकस प्रकृति, पृथ्वी और यूनिवर्स जैसी सच्चाई जानने के लिए था, वो फोकस शिफ्ट होकर इंसान और इंसान की जीवन की समस्याओं पर आ गया था और इसका पूरा का पूरा श्रेय सोक्रेटिस को ही दिया जाता है। वेस्टर्न दर्शन शास्त्र में आज भी उन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की जा रही है जिनका सबसे पहले सोक्रेटिस ने जवाब देने की कोशिश की थी, और यही वजह है कि उन्हें आज वेस्टर्न दार्शनिक का फाउंडिंग का पिता कहा जाता है, जो कि उस जमाने में इंटरनेट जैसी कोई चीज तो थी नहीं जिसके जरिए सोक्रेटिस अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सके। इसलिए वे लोगों को शिक्षा देने के लिए गलियों और सड़कों में निकल जाया करते थे और जहां भी उन्हें कोई लोग दिखाई देते थे वो उन्हें अपनी शिक्षाएं देना शुरू कर देते थे। कहते हैं कि जो व्यक्ति सोक्रेटिस को एक बार सुन लेता था वो जिंदगी भर के लिए उनका शिष्य हो जाया करता था, और यही वजह थी कि उनके फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। खास तौर से उन युवाओं के बीच वे काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। दरअसल सोक्रेटिस खुद जानबूझकर अपनी शिक्षाएं देने के लिए युवाओं को ही ज्यादा टारगेट करते थे। वो कहते थे कि किसी बात को सुनकर उसे सच ना मानो, बल्कि उसके पीछे की वजह का पता लगाओ और उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करो। इस तरह से उन्होंने लोगों को सवाल पूछना और तर्क लगाना सिखाया था। ये वो समय था जब राजाओं और महाराजाओं के शासन होते थे और उस समय धर्म के नाम पर अलग अलग बहुत से देवी देवताओं को पूजा जाया करता था, और अब उस समय कोई भी व्यक्ति किसी भी देवी देवताओं को लेकर अगर कोई भी सवाल उठाता था तो ईश्वर की निंदा करने के आरोप में उसे सीधा मौत की सजा सुनाई दी जाती थी। ऐसे समय सोक्रेटिस ने बिना डरे हर उस चीज के बारे में सवाल उठाया जो गलत थी, और उनका उस समय ये सवाल उठाना ही एक बड़ी बात थी, क्योंकि अपने इसी सवालों से ग्रीस के अंदर क्रांति लाए थे। ज्ञान के बारे में सवाल पूछने पर सोक्रेटिस कहते थे कि ज्ञान को ना तो पढ़ाया जा सकता है और ना ही सिखाया जा सकता है। ज्ञान हर इंसान के अंदर होता है जिसे वो व्यक्ति खुद ही बाहर निकाल सकता है। अब सवाल ये आता है कि अपने अंदर छिपे इस ज्ञान को बाहर कैसे निकाला जाए। इसके जवाब में सोक्रेटिस कहते हैं कि ज्ञान को द्वंद्वात्मक विधि से ही बाहर निकाला जा सकता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में हम सुकराती विधि भी कहते हैं। सुकराती विधि असल में दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत या आर्ग्यूमेंट होता है, जिसमें सबसे पहले एक विषय को लेकर एक राय रखी जाती है। इसके बाद इस विषय को लेकर तब तक आर्ग्यूमेंट होती रहती है तब तक ये बातचीत किसी ऐसे पॉइंट पर पहुंच ना जाए जहां आगे बढ़ना मुश्किल ना हो, और सोक्रेटिस के अनुसार ये अंतिम आर्ग्यूमेंट पॉइंट होता है। इसी को ज्ञान कहा जाता है। इसलिए सोक्रेटिस कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कभी भी अकेले बैठकर नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको डायलेक्टिक की विधि से गुजरना ही होगा, और उसके लिए आपको कम से कम एक व्यक्ति की जरूरत ही पड़ेगी ही। सोक्रेटिस को ईश्वर की निंदा करने और नास्तिकता फैलाने के जुर्म में इन पर एक मुकदमा चलाया गया, जहां पर 500 लोगों की एक जूरी बैठी। अब उस समय आज के जैसा जस्टिस सिस्टम तो होता नहीं था जहां मुकदमा लड़ने के लिए एक वकील किया जाता है। उस समय जो जूरी फैसला सुनाते थे वो ही आखिरी सच माना जाता था। इस मुकदमे के दौरान सोक्रेटिस को अपने डिफेंस में बोलने का मौका दिया, और उन्होंने वहां पर इतना अच्छा शिक्षण दिया कि वहां पर खड़े सब लोग उनकी बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। लेकिन मुकदमा तो एक षड्यंत्र रचकर ही चलाया जा रहा था।
इसलिए सोक्रेटिस का बोलना या ना बोलना कोई मायने नहीं रखता था। आखिर में जूरी ने यह फैसला सुनाया कि यदि सोक्रेटिस लोगों से माफी मांग ले और सवाल पूछना बंद कर दे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, नहीं तो सोक्रेटिस को जहर का प्याला पीना पड़ेगा। अब यदि सोक्रेटिस चाहते तो सबसे माफी मांगकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन किसी ऐसे गुनाह के लिए माफी मांगना जो उन्होंने किया ही ना हो, ये उनके सिद्धांतों के खिलाफ था। इसके बाद सोक्रेटिस ने उस जहर के प्याले को पीना सही समझा और एक ही बार में उन्होंने उस जहर के प्याले को पी लिया और वो मर गए। सोक्रेटिस तो हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनके शैक्षणिक सिद्धांत हमारे दिल और दिमाग में आज भी जिंदा है। सोक्रेटिस के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर ले। सी यू सून इन नेक्स्ट वंडरफुल वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।